धन्यवाद मैम, धन्यवाद सुमन मैम, धन्यवाद प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी एप्लीकेशन। आप सबका इस महाकुंभ में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज वास्तव में मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि इतने विद्वान टीचर्स के बीच में आज मेरी भी गणना की जा रही है। और आज आप सब लोगों से बहुत मिल चुके हैं, बहुत विद्वानों से मिल चुके हैं। सभी लगभग आधे सब्जेक्ट्स तो आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक। और सबसे बड़ी बात कि आज जो ये विशेष कार्य किया गया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा, जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मोटिवेशन जो मिलता है, वास्तविक मोटिवेशन, जो अभी मैम लकी आहूजा मैम जो जिस तरीके से स्ट्रेस रिलीजन के लिए बारे में, स्ट्रेस को रिलीज करने के बारे में जो अध्ययन कर रही थी, बता रही थी आप लोगों के बारे में, तो उसमें मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि जो आज हमारे पुराने टॉपर्स को और जो स्टूडेंट्स हैं, जो सफल स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में आज आपको रूबरू कराया गया, उनके अनुभवों से आपको लाभान्वित करवाया गया। सामान्य स्टूडेंट हैं, बस अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने विश्वास से आगे बढ़ पाए हैं, अपने विश्वास से सफल हो पाए हैं। ये सभी स्टूडेंट्स को सीखने को भी मिल रहा है। तो आज जो ये सब कार्य किए गए, इससे मैं सबको धन्यवाद, टेक्निकल टीम को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अब मैं आता हूं, और सबसे बड़ी बात जो अभी जो बिना शेड्यूल के ये बात हुई है, अचानक आप लोगों की, हम तो शिक्षक थे, हम तो अध्यापक थे, और मार्केट ने हमको भी व्यापारी जैसा बना दिया। और अचानक आप लोगों के पूछने पर, आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि किस तरीके से हम आगामी जो रीट की जो परीक्षा होने वाली है उसमें क्या कोर्स रखा जाएगा, किस तरीके से कोर्स पढ़ाया जाएगा और क्या उसकी फीस होनी चाहिए। इन सब बातों पर जो शेड्यूल के बाहर जाके आप लोगों के प्रश्नों के आधार पर जो बातें की गई थी, उन बातों के आधार पर जो आपको होली का जो उपहार दिया गया है, एक स्टूडेंट के लिए इससे बड़ा कोई उपहार नहीं हो सकता कि होली के तुरंत बाद में आपके लिए एक लाइव बैच अनाउंस किया जा रहा है। बात पैसे की नहीं है, पैसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन तुरंत प्रभाव से एक इतनी योग्य टीम के साथ में आप लोगों को लाइव बैच अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके लिए मैं प्रेप ऑनलाइन सरकारी नौकरी जो एप्लीकेशन है उसका स्वागत, उसका धन्यवाद करता हूं। और अब मैं सीधे आता हूं मेरे विषय पर, क्योंकि अभी मेरे बाद में और भी विद्वान लोग अभी आपसे मिलना शेष है। इस महाकुंभ का शाही स्नान डॉक्टर बूर सिंह जी अभी तक तो बाकी है, इसलिए मैं अपने सीधे अपने दायित्व पर आ रहा हूं और इतिहास की बात करता हूं। कहते हैं कि इतिहास, हिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को याद की सुबह सफा। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि इतनी भी बेवफा नहीं है। आप प्यार कीजिए, आपको हमेशा याद रहेगी, आपका हमेशा साथ देती रहेगी। क्योंकि बेवफा उसके लिए होती है, इतिहास उसके लिए, हिस्ट्री उसके लिए बेवफा होती है जो उसे बोझ की जैसे पढ़ता है, जो उसको छू कर चले जाते हैं, बोझ की जैसे पढ़ते हैं, उसे प्रेम नहीं करते हैं। तो आप उससे प्रेम कीजिए, आप उसे समझने की कोशिश कीजिए, आपको निसंदेह वो भी उतना ही प्यार करेगी और आप में समा जाएगी। और रीट के अंदर, लेवल 2 एसएसटी के अंदर, और उसके बाद में जो भर्ती परीक्षा आने वाली है, उस दोनों के अंदर, जो एसएसटी के क्षेत्र के अंदर भारतीय इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखता है। और इसकी झांकी आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। सर वो मार्कर, यस, आप देख पाएंगे कि पीपीटी के माध्यम से हमने विश्लेषण किया है इस परीक्षा के अंदर आए हुए प्रश्नों का। 5 परीक्षाएं हो चुकी है अब तक, 2011, 2012, 2015, 2017 और 2021। 21 वाली परीक्षा खटाई में जा चुकी है, लेकिन अभी भी वो आपके लिए बाकी है। वही पद अभी आगे के साथ जुड़ जाएंगे, इसलिए अभी तक वो समाप्त नहीं हुई है, लेकिन फिर भी परीक्षा तो हो ही चुकी है। और यह है हमारे सिलेबस के संबंध में, हमारे सिलेबस से संबंधित जो विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं, जिनमें समय समय पर अलग अलग तरीके से सबसे महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के कई प्रश्न आ चुके हैं, हर बार लगभग प्रश्न आ चुके हैं। देखिए 2011 के अंदर, 2012 के अंदर 2 प्रश्न आए हैं, 2015 के अंदर एक प्रश्न आया, 2021 के अंदर भी एक प्रश्न आया है। गलती से
17 के अंदर शायद ये छूट गया, लेकिन कोई बात नहीं। इसी की सहायक दूसरी सभ्यता है जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। इनमें देख लिए कंसिस्टेंटली इसमें एक एक प्रश्न आपके सामने आया है, हर बार आपके सामने ये प्रश्न मिला है। अर्थात दोनों जो आद्य ऐतिहासिक युग की जो सभ्यताएं हैं, इन दोनों के अंदर आपको लगभग बराबर से प्रश्न आपको प्राप्त हुए हैं। ये इसलिए विश्लेषण किया जा रहा है ताकि आप लोग बड़े आसानी से अपने विषय को एक रणनीति के साथ, एक सटीक रणनीति के साथ पढ़ सकें। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे जो टॉपर्स हैं उनके अनुभव से आपको पता चल गया है कि बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा स्टडी से नहीं, स्मार्ट स्टडी से आदमी सफलता प्राप्त करता है, जिसके लिए एक सही रणनीति आवश्यक होती है। अभी पिछले ही सिलेबस के अंदर ये 3 टॉपिक नए जोड़े गए थे। आप सब लोग जानते हैं, महाजनपद काल, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, तीनों का संबंध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से है। क्योंकि ये पिछली बार जोड़ा गया था, इसीलिए इसमें हम पहले के तो प्रश्न आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर देख लीजिए कि लास्ट बार जोड़ा गया था और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में से 2 प्रश्न, 3 टॉपिक में से 2 प्रश्न आपको मिल गए हैं। जैन धर्म का पिछली बार प्रश्न आ गया, तो संभावना है कि इस बार बौद्ध धर्म में से आपको जरूर टच करेगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, विशेषज्ञों की राय से आपको भी पता भी चल गया है कि किसी भी पुराने पिछले वाले जो पेपर के आधार पर नए पेपर की बिल्कुल उसी तरीके से रणनीति नहीं बनानी चाहिए। इसके लिए हमको हमारी सोच का थोड़ा सा सोच में वृद्धि करनी चाहिए। पुराने के आधार को हम आधार मान सकते हैं, लेकिन नई के संभावना को भी हम छोड़ नहीं सकते हैं। मौर्य काल देख लीजिए, हर बार 2 3 2 1 2 और 1 3 2 5 और 3 8, पिछली 5 परीक्षाओं में से 8 प्रश्न आ चुके हैं। किसमें से? मौर्य काल में से। और लगभग गुप्त काल के अंदर 2 1 1 1 हर बार प्रश्न आ रहे हैं। ये हर बार प्रश्न जो आ रहे हैं, ये आपको सूचित कर रहे हैं कि कहीं न कहीं ये इन प्रश्नों को, इन चैप्टर्स को आप बहुत ही सावधानी से और आप इसको गहनता के साथ आप इसका क्या करें, अध्ययन करें। इसके अलावा 6ठी शताब्दी से लेके और 11वीं शताब्दी के बीच में भारत का एक इतिहास आपके सामने सिलेबस में दे रखा है। बहुत मुश्किल है ये चीज, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, पिछले 2 परीक्षाओं के अंदर नहीं जोड़ा गया, लेकिन उससे पहले जब टेट हुआ करता था तब इस चैप्टर पर विशेष रूप से महत्व दिया गया था। लेकिन हाल ही में 2 परीक्षाओं के अंदर इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं की गई, जिसमें राजपूत काल आता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजपूत काल पर विशेष रूप से प्रश्न आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, बृहत्तर भारत। अच्छा, यस, एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया। एक चैप्टर था जो चला आ रहा था कि भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, इसी को बृहत्तर भारत कहा जाता है। पिछली बार जब सिलेबस को रिवाइज किया गया तो सिर्फ इसका शीर्षक चेंज किया गया। पुराना शीर्षक तो था भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार, लेकिन इसका अब शीर्षक बना दिया गया है बृहत्तर भारत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, टेक्निकल चैप्टर है। बहुत से टीचर्स तो इसको पढ़ाते ही नहीं है, आगे निकल जाते हैं नोट्स देके, लेकिन फिर भी आप लोगों को हम बाकायदा इस चीज का ढंग से अध्ययन करवा रहे हैं। लेकिन क्योंकि इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें देखिए कि हर बार इसके प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां भी होता है, जिस भी एग्जाम में होता है, इस चैप्टर में से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। यस, नेक्स्ट किया जाए सर। सूफी आंदोलन मध्यकाल के अंदर आ गए हैं, और मध्यकाल में 2 प्रकार के आंदोलन है, सूफी और भक्ति आंदोलन। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो लगभग 1 साल को छोड़ के एक बार यहां पर आ गया, यहां छोड़ दिया गया, यहां आ गया, फिर इसके बाद में एक बार छोड़ दिया गया, फिर उसके बाद कंसिस्टेंटली इन दोनों चैप्टर्स में से क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों की प्रकृति लगभग कैसी है, समान है। इसी प्रकार आप देखते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो अब तक की परीक्षाओं के अंदर सबसे ज्यादा जो वेटेज दिया गया, आप देखिए हर परीक्षा के अंदर 2011 के अंदर तो मुगल काल में से, जहां मुगल प्रशासन, संस्कृति और मुगल राजपूत संबंध, ये पूरा का पूरा एक मुगल काल को मैं मुगल काल के अंदर इसको शामिल कर सकता हूं। 5 प्रश्न एक ही परीक्षा में, 5 प्रश्न यहां से दे देना, और कंसिस्टेंटली हर बार 2 2 1 1, कहीं पर भी इसको मिस नहीं किया गया। इसका अर्थ है कि आप लोगों को सूचित कर रहा है ये पुराने पेपर कि आपको इस चैप्टर को किसी भी स्थिति के अंदर हल्का नहीं छोड़ना है। इसकी ढंग से आपको क्या करनी है, तैयारी करनी है। और फिर अब हम आ गए आधुनिक भारत के इतिहास में। आधुनिक भारत के इतिहास को जब हम पढ़ते हैं, उनके
विश्लेषण किया हमने पुराने चैप्टर्स, पुराने एग्जाम्स के अंदर, तो हमने ये पाया कि इसके अंदर थोड़ा सा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। देखिए 1857 की क्रांति का तब से लेके अब तक केवल एक बार प्रश्न पूछा गया। रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीतियां जो थी उसका 2 बार, यानी 2 प्रश्न आए, अब तक 2 प्रश्न आए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश प्रभाव, इसका भी देख लीजिए, 5 परीक्षाओं के अंदर 1 प्रश्न आया है। हाँ, ये जरूर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर भी है और इसमें से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, और 1 राष्ट्रीय आंदोलन, लेकिन ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ध्यान रखना। 1919 से लेकर 1947 तक भारत की आजादी का पूरा इतिहास इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, लेंदी सिलेबस है और लेंदी चैप्टर है, और प्रश्न इसके अंदर से जरूर पूछे जाते हैं। और आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो प्रश्न पूछे गए हैं इस चैप्टर में से, जिसे हम कहते हैं 19वीं 20वीं शताब्दी के अंदर पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन। बहुत जरूरी था और बहुत आज भी होना ये आवश्यक है। देख लीजिए, हर बार सर एक बार वापस, हर बार उस पुराने चैप्टर में से कहा गया, यस, इसमें से प्रश्न पूछे गए 1 2 4 प्रश्न देख लिया। 2015 के अंदर केवल इस चैप्टर से क्या पूछे गए, 4 प्रश्न पूछे गए, और हर बार पूछा गया है। अर्थात हमें आधुनिक भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर हमको अध्ययन करना है, समय कम रहता है बाय द वे एग्जाम के अंदर, तो हमको सबसे पहले उन प्रश्नों का, उन चैप्टर्स का विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए जिन चैप्टर्स में अब तक सबसे ज्यादा बार प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें हर बार प्रश्न पूछे गए हैं। इसलिए ये सारा विश्लेषण जो किया जा रहा है वो आप लोगों को इस तरीके से गाइड करने के लिए किया जा रहा है, कि इसलिए गाइड किया जा रहा है, पढ़ना तो हमको सारा ही है, उतनी ही गहनता के साथ पढ़ना है, लेकिन ये सब काम इसलिए किया जा रहा है क्यों, ताकि कम समय के अंदर एक स्मार्ट स्टडी के एक योजना के तहत आप तैयारी कर सके। सर नेक्स्ट कीजिए एक बार। ये हमने आप लोगों की, वैसे तो आपको करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों की सुविधा के लिए जो जितने भी चैप्टर्स हैं अब तक 5 परीक्षाओं के अंदर कितनी बार पूछे गए हैं, कितने प्रश्न पूछे गए हैं हर बार, हर चैप्टर का पिछले 5 परीक्षाओं के अंदर क्या विश्लेषण रहा, तो आप एक बात को पाएंगे कि मौर्य काल से अब तक, मौर्य काल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। मौर्य काल और मध्यकालीन भारत के अंदर मुगल काल से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए। इसका अर्थ है कि अगर समय कम भी रह जाए तो हमको क्या करना चाहिए, हमको इन प्रश्नों को आधार बनाना चाहिए। ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत का क्या है, ये विश्लेषण है। इस विश्लेषण में आप समझ पाएंगे कि कौन से चैप्टर को, किस चीज को कितना ज्यादा वेटेज देना चाहिए। 3 भारतीय इतिहास के अंदर 3 विभाजन किए गए हैं, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। और आप पाएंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो किस में से पूछे गए हैं, एवरेज 7.5 प्रश्न पूछे गए हैं, किसमें से, मध्यकालीन भारत के, जबकि 2 ही चैप्टर है इसके अंदर से। इसलिए ये सारा का सारा जो विश्लेषण किया गया था, यह आप लोगों की सही रणनीति बनाने के लिए एक सहायक हो सकता है। अभी और भी बहुत सारे हमारे महाविद्वान टीचर्स बाकी हैं, उनका आप सुने, उनके विश्लेषण को समझें और आपकी तैयारी के अंदर उसको सहायक बनाएं। राम राम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।